अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं और अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी वो जुर्म हैं जिसमें पुलिस को फुल इख्तियारात हैं, उसको पूरे इख्तियारात हैं कि वो सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से किसी इंसान को वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती हैं। उसमें अब क्वेश्चन ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की मिसालें क्या है? उसकी मिसाल हम कम से कम कैसे समझ सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? यानी वो जुर्म कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की मिसालें क्या हैं? उस जुर्म की एग्ज़ाम्पल क्या होगी? यानी अगर मर्डर करेंगे तो मर्डर केस में पुलिस को फुल इख्तियारात हैं कि विदाउट वारंट ये किसी इंसान को अरेस्ट कर सकती है या कहीं राइट्स हुए तो वहाँ पर भी कहीं किसी इंसान को जिस तरह यहाँ दंगा फसाद होता है, स्टोन पेल्टिंग होती है, तो वहाँ पर भी इसे कोर्ट से कोई परमिशन नहीं लाना पड़ता है, बल्कि ये किसी भी इंसान को उठा सकती हैं विदाउट वारंट। या रॉबरी का केस, चोरी, तो इन मामलात में। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी वो जुर्म हैं, ये वो जुर्म हैं जिसमें पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता है कि किसी इंसान को वारंट के बगैर गिरफ्तार करे। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या करना पड़ता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी इंसान के खिलाफ विदाउट वारंट एफआईआर लॉन्च कर सके, बल्कि उन्हें कोर्ट से अधिकार मिलता है, उन्हें कोर्ट से ऑर्डर मिलता है, परमिशन मिलता है, तब जाके वो किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो इसकी एक एग्जांपल ये है कि किसी को हद की इज्जत करना, मिसचीफ, या किसी पर अटैक करना, फिजिकल अटैक करना, एजॉल्ट करना, ये भी कोर्ट के जरिए किसी इंसान के खिलाफ। या तीसरा, राइटिंग के जरिए कोई ऐसा लिखता है, तलख लिखना, राइटिंग के जरिए किसी पर अटैक करना, या स्पीच के जरिए किसी पर अटैक करना। अगर कोई इंसान कहता है कि इस स्पीच से मुझे ये हद की इज्जत हुआ, यानी मेरी इज्जत पर आंच आई, कोई स्पीच हो चो, या राइटिंग के जरिए किसी पे कुछ, किसी की इज्जत को उछाला जाए, स्पीच के जरिए किसी की इज्जत को उछाला जाए, राइटिंग के ज़रिए किसी की इज़्ज़त को उछाला जाए, या फिज़िकल फ़ोर्स के ज़रिए किसी को बीट किया जाए, यहाँ तक उसको इतना बीट किया जाए कि अगर वो उसको मारने वाले को ना रोका जाए तो वो शायद उसे कत्ल करें, या मिसचीफ किसी की बेइज़्ज़ती करना। ये सब ऐसे इख्तियारात हैं जो सिर्फ़ कोर्ट्स ही पुलिस को दे के किसी इंसान को बंद कर सकती हैं, किसी इंसान के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर सकती है। इसका मतलब ये है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को कोई इख्तियार नहीं होता है किसी इंसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, बल्कि उन्हें परमिशन कोर्ट से लाना पड़ता है। अ, समझ में आया? जी बेटा, अब क्वेश्चन ये है कि एफआईआर में क्या लिखा जा सकता है? क्या एफआईआर रिटन होता है या अनरिटन होता है? किस-किस तरह एफआईआर काटे जा सकते हैं? और मैंने कहा कि जो एफआईआर होता है ये रिटन भी हो सकता है। यानी कोई रिटन लिख सकता है, खुद ही लिख सकता है कि ये हुआ, फलां जगह ये दुर्घटना हुई, तो वो खुद ही लिख सकता है। या ये अनरिटन हो सकता है। अनरिटन का मतलब ये होता है उसने खुद नहीं लिखा बल्कि पुलिस से ही लिखवाया हो। पुलिस थाने जाके वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई हो, ठीक है? जिस तरह मैं अकबर इलाहाबादी का एक शेर, मज़ाहिया शेर यहाँ पेश करूँगा कि हरीफों ने जा के रपट लिखवाई है थाने में। हरीफों ने, यानी हरीफ दुश्मन को कहते हैं, हरीफों ने जा के रपट लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो यूँ ही समझिए कि एफआईआर किस तरह, यानी रिटन भी हो सकती है या अनरिटन भी हो सकती है, और पुलिस थाने जाके वहाँ पर रिकॉर्ड कराया जा सकती है। वहाँ पर थानेदार होता है, थानेदार इसको रिपोर्ट को बंद ये रिकॉर्ड कर सकता है, या ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए भी की जा सकती है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए भी एफआईआर काटा जा सकता है। और क्वेश्चन ये कि एफआईआर एक बार कटा, क्या एफआईआर को वापस लिया जा सकता है? नहीं, ये सवाल नहीं उठता। एफआईआर वन से एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट एनी पर्सन या पार्टी, इट कैन नॉट बी टेकन बैक। इसको वापस नहीं लिया जा सकता, ये याद रखिए आप। एफआईआर को वापस नहीं लिया जा सकता। और एफआईआर काटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इंसान को, उस क्रिमिनल को कोर्ट में शामिल करना पड़ता है, कोर्ट में पेश करना पड़ता है 24 आवर्स बाद ही। यानी किसी इंसान के खिलाफ एफआईआर कट गया या किसी पार्टी के खिलाफ एफआईआर कट गया तो 24 आवर्स के दौरान उसे कोर्ट में पहुंचाना चाहिए। यानी पुलिस का कोई इख्तियार नहीं कि उसे अपनी कस्टडी में रखे। फिर ये कोर्ट का मामला है कि कोर्ट उसे कहें कि इसे जेल में ले जाएं या पुलिस स्टेशन में, ये कोर्ट ही इसको
फाइनलाइज इसको जज कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि एफआईआर काटने के बाद क्या आता है। एफआईआर काटना 154 सेक्शन के अंडर आता है, 154 सेक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड। इसमें एफआईआर काटने का हक जो होता है, जिस तरह मैंने कहा कि पुलिस को है, और 156 सेक्शन के अंडर इसको या मानो कि इन्वेस्टिगेट द मैटर, यानी किसी मामले के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन करना। जो एफआईआर काटा गया वो हकीकत है क्या है, तो विटनेस भी होने चाहिए। उसके बाद इसका यही काम है पुलिस का। यहाँ अब आप रोल हम देखें कि पुलिस का यही काम है कि वो एफआईआर काट सकती है, बाकी पुलिस का कोई काम ही नहीं है। बाकी पुलिस का कोई काम नहीं, एफआईआर काटने के बाद पुलिस का कोई काम नहीं है। बाद में जो कुछ देखती हैं वो कोर्ट से फाइनलाइज करती हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आ गया होगा कि एफआईआर किस तरह। अब एफआईआर में क्या क्या लिखा जाता है। देखिए, जब एफआईआर काटा जा सकता है, फर्स्ट ऑफ इवेंट कहाँ हुआ, व्हाट इज इवेंट, इवेंट के मुतालिक व्हाट हैपेंड। दूसरा पॉइंट जो है टाइम, लोकेशन ऑफ प्लेस, माफ कीजिएगा, लोकेशन ऑफ कहाँ हुआ, लोकेशन ऑफ प्लेस ये भी ज़रूरी है एफआईआर में। थर्ड, टाइम मेंशन करना ज़रूरी है। और फोर्थ, जिसके खिलाफ पार्टी, यहाँ कोई पार्टी हो या कोई इंसान हो, उसका नाम इसमें लिख के होना चाहिए। यानी एफआईआर में पहले इवेंट कहाँ हुआ, इवेंट क्या है उसको लिखा जाता है। उसके बाद लोकेशन ऑफ प्लेस, कहाँ ये इवेंट हुआ। थर्ड, टाइम क्या था, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन इसकी क्या थी। और फोर्थ वन क्या है, पार्टी कौन किसके खिलाफ एफआईआर काटा गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर जाता है। फिर कोर्ट खुद देखती है कि इस मामले को किस तरह निपटा जाए, इससे किस तरह निपटा जाए। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि आपकी किताब में लिखा गया है, यहाँ पर एक आप ये खुद ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं उस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं, माफ़ कीजिए, इस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है कि सलीम शरीफ पढ़ा है, बल्कि ये खुद आप पढ़ सकते हैं। इसमें मिस्टर शिंदे एक आदमी होता है अमीर तरीन, और उसकी औरत मिसेस शिंदे, उन्होंने घर में गोल्डन चेन रखी होती हैं। और उनके घर में जो औरत होती हैं, जिसका नाम, एक औरत होती हैं जो मैड, MAID, मैड यानी नौकरानी होती हैं, जिसको हम शांति कहते हैं। और एक दफ़ा क्या होता है कि उनके घर से चैन गायब होती हैं और वो इल्ज़ाम डायरेक्टली इसी शांति पे लगाते हैं। फिर मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे जो हैं शांति के उसकी गैरहाज़िरी में उसके मानो कि जो उसका सूटकेस होता है उसकी तलाशी लेते हैं, वहाँ से 10,000 रुपया उनको मिलते हैं। तो वो शक लगाते हैं कि शायद उनने गोल्डन चेन बेच के ये 10,000 जमा, हालांकि मामला कुछ और होता है कि वो बेचारे कुछ सालों से उसका भाई यानी सुशील और शांति दोनों बेचारे इकट्ठे काम करके कुछ रुपया जमा करते हैं ताकि वो घर की कुछ ज़रूरियात को पूरा कर सके। घर की ज़रूरियात या घर में कुछ गाय शाय बाकी चीज़ें जो उनको ज़रूरत होती हैं गाँव में, अपने घर वो पैसा जमा करके अपने घर भिजवाए ताकि वहाँ अपने घर की ज़रूरत को पूरा किया जाए। लेकिन ये अमीर लोग जो हैं यानी मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे, ये पुलिस थाने जाती है, उस पर शक करती हैं कि इसी ने किया, लेकिन वो बेचारी लाख गवाहियाँ देने के बावजूद भी कोई इसका सुनता नहीं है। लास्ट में क्या होता है कि मैंने इससे पहले मैं कहता चलूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका पार्ट 4 जो है, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखें। नटशल में कहूँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बियरिंग आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बियरिंग पार्ट 4 36 to 51, इधर मैं लिखूँगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पॉइंट याद रखें। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 आर्टिकल to 51 बेयरिंग पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आर्टिकल 39A है। 39A, आर्टिकल 39A का मतलब ये होता है कि अगर किसी इंसान, अगर कोई गरीब हो और उसके खिलाफ FIR लॉन्च किया गया हो और उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना वकील कर सकते, तो गवर्नमेंट अंडर 39 आर्टिकल ए, अंडर 39A आर्टिकल के अंडर गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से अपने खर्चे पे एक वकील दे सकती हैं ताकि वो अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को साबित कर सके कि गुनहगार नहीं है, अपने आप को सही साबित कर सके। तो यानी आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि इसमें लिखा गया है कि अगर कोई गरीब है, उस पर कोई मुकदमा चलाया गया, FIR लॉन्च किया गया उसके, और उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने बलबूते पर इस मामले को लड़ नहीं सकती, तो
अंडर 39A आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे गवर्नमेंट के खर्चे पे ही एक वकील दिया जाएगा जिसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएंगी, तो ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, साबित कर सके कि उसने जुर्म ना किया हो। तो इसी आर्टिकल को मद्देनजर आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखें कि 39A आर्टिकल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये ज़रूरी नहीं है। नो डाउट DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू which state and center have to make laws, but it is not necessary that all center and state governments all state governments and center governments always make laws on these principles। ये ज़रूरी नहीं है, यानी इनको कोर्ट में फिर कोई जाएगा कि मेरा कोई वकील बना दिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप जिस कदर इथिकल जिस कदर ज़मीर जिंदा होगा स्टेटों में, तो उस हिसाब से इस आर्टिकल पे काम हो जाएगा। तो इसी आर्टिकल को मद्देनजर रख के कोर्ट में जज की वजह से या गवर्नमेंट की तरह से इस शांति को एक वकील दिया गया जिसका नाम था कमला राय, एक वकील थी। तो कमला राय ने लास्ट में ये केस जीत लिया। अब क्वेश्चन इसमें एक पॉइंट आता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसको कहते हैं। देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर असल में गवर्नमेंट की तरफ से ही वकील होता है जो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मुलजिम से क्वेश्चन करता है, लेकिन वो इन दोनों में किसी पार्टी की तरफ लड़ता नहीं है। यानी ना वो ए पार्टी से होता है, दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो दोनों पार्टियों से क्वेश्चन करता है ताकि वो प्रूव कर सके कि इनमें गुनहगार कौन है, लेकिन वो दोनों में किसी का तरफदार नहीं होता। ये याद रखें आप ये मत कहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो स्टेट की तरफ से दोनों पार्टियों से क्वेश्चन कर सकता है, वो दोनों में से किसी का तरफदार नहीं होता, ये याद रखें आप। लेकिन अगर जहां कमला राय की हमने बात की, ये तरफदार थी किसकी, शांति की, और लास्ट में शांति का जो हमने जो केस देखा, लास्ट में शांति का अपना ही बेटा इसमें शामिल था इस स्कैंडल में, और बाद में वो फंसा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और मामला खुलता है कि पॉलिटिक्स को पढ़ के हम ये भी जानते हैं कि अमीरों के घरों में जो कुछ भी होता है फिर वो गरीबों पे निशाना वार देते हैं कि शायद इन्होंने किया है। लेकिन कानून ने किस तरह इसको प्रूव किया, तो एडवोकेट रॉय ने किस तरह प्रूव कर दिया कि शांति इस जुर्म में मुलविस नहीं है, बल्कि इसमें कोई थर्ड पार्टी मुलविस है। बाद में वो केस सामने आया। जिस तरह हमारे यहाँ सोनी HD या सोनी चैनल जो है उस पर क्राइम पेट्रोल चलता है, तो ये इस तरह के किस्से वहाँ पर भी वाज़े हो जाते हैं। अब आप कभी सोनी चैनल जो हम देखते हैं तो वहाँ पर ही क्राइम पेट्रोल में इस तरह के, लेकिन देखना उसको मुनासिब नहीं है, आप मत देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ भी होते हैं, उसको पढ़ना नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी एग्जांपल के लिए, ताकि आप समझ सके, सोनी चैनल जो हमारे टीवी पे आती हैं तो उस पर क्राइम पेट्रोल जो है इसमें इस तरह के वाक़यात होते हैं जिनकी आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएंगी उसको देखने के बाद। इस तरह जो आज का हमारा मौजू है वो ख़त्म हुआ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पुलिस का रोल। आपको पता ही है कि पुलिस का कोई हक नहीं है कि ये किसी कल्प्रेट को, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के बाद पुलिस का कोई हक नहीं है कि उसको कस्टडी में मार सके। ठीक है, पुलिस का कोई हक नहीं है कि वो किसी मुजरिम को सिर्फ पुलिस स्टेशन में रखे, बल्कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पुलिस के पास जब मामला पहुंचता है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है, इस मुजरिम को कोर्ट कचहरी में लाना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई, ठीक है, पुलिस कस्टडी में अगर किसी इंसान की मौत हुई तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, यानी वो पुलिस के जिम्मे होती हैं। इसलिए पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी इंसान को कस्टडी में मारे, उसको इल्ट्रीट करे, या उसे अरेस्ट के टाइम उसे मारे, उसका कोई हक नहीं होता है। ये ऑफेंस बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमें राइट्स ही पता नहीं है अपने, तो हम इन मामलात में कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये पॉइंट याद रखें कि आर्टिकल उधर लिखा है आर्टिकल 360DA, आर्टिकल 366DA ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गैंग रेप अगर की जाएंगी अंडर 16 ईयर्स लड़की के साथ तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाएंगी। यहाँ पर भी इस मामले में इसको भी हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल नहीं है बल्कि ये कॉग्निजेबल है। इसका मतलब है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि पुलिस को कोर्ट से सुपारी नहीं मांगनी पड़ती है, कोर्ट से परमिशन नहीं मांगना पड़ता है किसी इंसान को अरेस्ट करने में। यानी विदाउट वारंट गैंग रेप में
आर्टिकल 376 DA गैंग रेप, जो अंडर 16 ईयर की लड़की होगी उसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आएंगी, और ये कॉग्निजेबल में आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। इंशाल्लाह दूसरे शुमारी में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जज का रोल पढ़ेंगे और फ्री ट्रायल्स क्या होते हैं इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे इंशाल्लाह। मानो कि मंडे के दिन आपका एक लेसन क्लियर हो जाएगा, और जहां आपको प्रॉब्लम हो कि मेरे पर्सनल नंबर पे आप वो क्वेश्चन उभारिए या अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे नंबर पे डालिए। अस्सलाम वालेकुम।